हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एडवोकेट आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पर वीडियो, जो कि है बैंक के लोन से संबंधित। दोस्तों, क्या होता है कि बैंक से हम लोन ले लेते हैं, लेकिन उनकी किस्तें नहीं चुका पाने की वजह से फिर हमारे ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होते हैं। बैंक एजेंट्स फ़ोन करते हैं और तरह तरह से धमकियां मिलना शुरू होती हैं। आज ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करना चाहता हूं कि लोन किस टाइप का होता है और किस स्टेज पे बैंक क्या कर सकती है और आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं उससे बचने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो वक्त पर और सबसे पहले मिल सकें इसलिए। तो दोस्तों, बैंक से जो लोन होता है वो दो टाइप का होता है, आपको पता होना चाहिए। पहला होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। जो सिक्योर्ड लोन होता है वो जैसे कि होम लोन या कार लोन, जिस पर बैंक का कब्ज़ा होता है। अगर आप उसकी किस्तें नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपके घर को मॉर्गेज कर लेता है और उसकी नीलामी करके अपने पैसे को वसूल करता है। इसी तरह से अगर आप कार लोन लेते हैं, अगर कार का किस्त नहीं चुका पाते हैं तो कार आपकी खींच ली जाती है और उसके साथ ही आपको आपकी कार की नीलामी करके और उससे पैसे को वसूल किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आता है पर्सनल लोन, जो आपकी सिबिल को देखते हुए आपको दे दिया जाता है बिना किसी गारंटी के। तो जबकि बिना किसी गारंटी के लोन दे दिया गया तो आप उनके पास कुछ मॉर्गेज करने के लिए या कुछ जब्त करने के लिए है नहीं। तो उस पे होता यह है कि एजेंटों द्वारा वसूली करवाई जाती हैं। तो दोस्तों, स्टेज होती क्या है ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। सबसे पहली स्टेज, अगर आप पहली ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो आपके पास नोटिस जारी होती है बैंक की तरफ से। अगर आप दूसरी बार भी किस्त आपकी बाउंस हो जाती है तो भी नोटिस सर्व होती है, आपको रिमाइंडर कॉल आते हैं। लेकिन अगर तीसरी बार आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है तो फिर आपका जो लोन है वो एनपीए हो जाता है, यानी बैंक की नज़र में वो लोन जो है वो लॉस में चला जाता है। तो उस पर बैंक एक्शन क्या ले सकती है? सबसे पहले तो बैंक वसूली एजेंट होते हैं उनके, वो आपको फ़ोन कर कर के आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, आपके ऊपर दबाव डालेंगे ताकि आप लोन को चुकता कर सके, क्योंकि उसमें उनको कमीशन मिलता है। अगर आपको वो लोग, इसके लिए रेमेडी ये है कि अगर वो लोग आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आप साथ ही साथ न्यायालय में सीआरपीसी 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ जीने का पूरा अधिकार है। तो आप ये अधिकार का हनन होने से रोकने के लिए आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और उनके ऊपर मुकदमा फ़ाइल करा सकते हैं। तो आपको ये बैंक के जो वसूली एजेंट हैं इनसे आपको निजात मिल जाएगी। और साथ ही साथ बैंक आपके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकता है? बैंक आपके ऊपर एनपीए होने के बाद 420 का मुकदमा फ़ाइल कर सकता है। 420 का मुकदमा फ़ाइल होने के बाद आपकी तारीखें होती हैं कोर्ट में। आप कोर्ट को बताते हैं कि आप फला फला प्रॉब्लम में है, इस वजह से आप बैंक का पैसा नहीं चुका पाए, आपका इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे होने की वजह से आप बैंक का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। और जैसे ही साल 2 साल में हालात सुधर जाएंगे, हम बैंक का पैसा चुका देंगे। तो बैंक को सबसे पहले तो लोन डिपार्टमेंट को आप एक एप्लीकेशन सर्व कीजिए, लिख कर के एप्लीकेशन दीजिए कि लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाए। लोन को रीस्ट्रक्चर करने का मतलब ये होता है, या मोरेटोरियम किया जाए, उस पे ये होता है कि बैंक से आप मोहलत मांग लेते हैं कि 1 साल 2 साल के बाद से आप किस्तें अदा करना शुरू कर देंगे। और बैंक अगर उस पर राज़ी हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर बैंक उस पर राज़ी नहीं होता है तो फिर आपके ऊपर 420 का मुकदमा फ़ाइल हो जाता है और साथ ही साथ आपके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। तो ये मामले को लोक अदालत में भी भेजा जाता है। उसमें सारे जुडिशल ऑफिसर भी होते हैं, बैंक अधिकारी भी होते हैं, बीच में सुलह समझौता कराया जाता है और एक आसान रास्ता निकाला जाता है कि एक ऐसी किस्त बांधी जाए जिससे आपको भी तकलीफ़ ना हो और बैंक का भी कर्ज़ा निपट जाए। लेकिन अगर आप उस पर तैयार नहीं हो पाते हैं, आपकी माली हालत ऐसी नहीं है कि आप बैंक का कर्ज़ा चुका पाएँ, तो फिर मामले को वहाँ से उसी स्टेज पर
वापस भेज दिया जाता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर आप सिविल न्यायालय में अपील कर सकते हैं इंटरिम रिलीफ के लिए। वहाँ पर आपको ये दर्शाना होता है कि आपके साथ फला फला परेशानी है जिसके चलते आप लोन नहीं अदा कर पा रहे हैं, उसकी किस्तें नहीं अदा कर पा रहे हैं, लिहाजा हमको इतने समय के लिए इंटरिम रिलीफ चाहिए। हालांकि इसके लिए आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएगा, वो ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको एक कुछ समय के लिए इंटरिम रिलीफ मिल जाएगी और बैंक की तरफ से जो जद्दोजहद आपकी चल रही होगी, जो मगजमारी चल रही होगी, जिस मगजमारी से आपको फुर्सत मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो पर्सनल लोन वाले हैं वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ ही एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि बैंक जब एनपीए हो जाता है लोन, तो सबसे पहले सिविल को रिपोर्ट कर देता है, जिससे आपकी सिविल बिगड़ जाती है। सिविल बिगड़ जाने के बाद आपको किसी भी बैंक में कभी भी लोन नहीं मिलेगा जब तक आपकी सिविल अच्छी नहीं होगी। तो सिविल बिगड़ जाने के बाद आपको लोन कहीं नहीं मिलेगा। आपके बच्चों को भी हो सकता है परेशानी आए, लेकिन हालांकि ऐसा अभी तक मामला देखने में आया नहीं है कि बच्चों के लोन अप्लाई करने में उनके फादर की सिविल चेक की जा रही हो। तो ऐसा मामला देखने में आया नहीं है, मैंने खुद भी आजमाया है इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें थीं कि आप किस तरीके से बैंक आपके ऊपर प्रेशर डाल सकता है और उसकी लिमिटेशन क्या है और वो किस तरीके से आप रेमेडीज़ हासिल कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं, आप कहाँ फ़ाइल कर सकते हैं। एजेंटों के ख़िलाफ़ आप सिविल FIR दर्ज कर सकते हैं, CRPC 156(3) में जाकर मुकदमा फ़ाइल कर सकते हैं अपने अधिकारों का हनन के लिए और धमकियों के लिए। इसके साथ ही साथ आप सिविल कोर्ट में इंटरिम रिलीफ के लिए मुकदमा फ़ाइल कर सकते हैं, जिसमें बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा कि जब तक इनको परेशानी है तब तक इनको परेशान ना किया जाए, और इसके बाद ये अपना एक लिमिट के बाद ये आपको किस्तें चुकाना शुरू कर देंगे। तो ये थी सारी बातें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज आपको पसंद आया होगा और बहुत ही जल्दी आपके लिए नए वीडियोस, नए टॉपिक पर बहुत अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। बहुत दिनों से मैं आपसे दूर था और मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा था अपने वीडियोस को, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और एक बार से फिर अपील करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग इस मामले में फंसे हुए हैं और बैंक की तरफ से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।